हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरबी क्लासेज में। तो जो कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक क्या है? मापन की अनिश्चितता। अब देखिए, इस वीडियो में आपको काफी अच्छे से मापन में अनिश्चितता और परिशुद्धता, ठीक है, और सार्थक अंक जो कि आप लोगों को काफी परेशान करता है, ये सारी चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, मापन में अनिश्चितता क्या होता है? हम जानते हैं कि सभी वस्तुओं का हम यथार्थ रूप से माप नहीं सकते हैं। यथार्थ रूप से मापने का मतलब है कि सभी वस्तुओं को हम एकदम 100% गिन नहीं सकते हैं। इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं बनाई गई है ना, सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आइडियल नहीं होता जो किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का सही से मेजर कर सके। ठीक है, 100% मेजर नहीं कर पाता है। मान लीजिए, जैसे हम क्या कह रहे हैं कि हमने 1 लीटर दूध मापा, तो 1 लीटर जो दूध मापने की यूनिट बनाई गई है वो 100% 1 लीटर के लिए परिशुद्ध नहीं है, अर्थात वो एकदम 100% 1 लीटर की नहीं है। उसमें 0.0001 ml या कुछ भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, कम या ज्यादा, तो हो ही जाएगा। इसका मतलब वो 100% क्या कर रहा है? उस चीज का मापन नहीं कर पा रहा है। तो वो आदर्श नहीं है, आइडियल नहीं है। यहाँ हम जानते हैं कि सभी वस्तुओं को हम यथार्थ रूप से माप नहीं सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम जा रहे हैं दुकान पर, हमने कहा 5 पेन दे दीजिए, तो 5 पेन तो हमने ले लिया, हमने 5 पेन लिया, 5 गिना, 5 है, मतलब हमने मापन सही किया कि 5 ही है। ठीक है, फिर आगे हम गए, हमने कहा कि हमें और 10 पेन दे दीजिए। ठीक है, 10 पेन या 10 टॉफी दे दीजिए। 10 टॉफी लिया हमने, तो 10 टॉफी तो हम गिन ही लेंगे। इसका मतलब हम माप सकते हैं वस्तुओं को सही रूप से, यथार्थ रूप से वस्तुओं को माप सकते हैं। लेकिन अगली बार क्या हुआ कि हमने 1 लीटर दूध लिया। क्या लिया? 1 लीटर दूध लिया। ठीक है, 1 लीटर पानी लिया। तो पानी जब 1 लीटर हमने लिया, तो वो एग्जैक्ट 1 लीटर ना होकर उससे कम या ज्यादा रहा होगा। या तो 1 लीटर से थोड़ा सा कम रहा होगा, या तो 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा। मतलब ये 100% यथार्थ नहीं है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता आ गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई है। मापते समय कुछ हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, या तो 1 लीटर से थोड़ा सा कम हो जाए। तो मापन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई है, कुछ ना कुछ अनिश्चितता आ गई है। अनिश्चितता का मतलब है कि 100% हमारा ये मापन सही नहीं हुआ। इसी को कहते हैं मापन में अनिश्चितता। जब हम किसी वस्तु को 100% ना माप पाए, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो जाए। अब मापन में अनिश्चितता को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी है। सबसे पहला आता है यथार्थता, दूसरा आता है परिशुद्धता। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले यथार्थता के बारे में। क्या है यथार्थता? ठीक है, यथार्थता, यथार्थता, एक्यूरेसी, यथार्थता। अब समझिए यथार्थता क्या होता है। यथार्थता कहता है कि जो मापित मान है, जो मापित मान है, उनका वास्तविक मान से निकटता। मतलब यथार्थता सीधा सीधा ऐसा है कि वास्तविक मानों से निकटता। जो वास्तविक मान से ज्यादा निकट होगा वही उसकी यथार्थता होगा। जैसे मैंने कहा कि आप एक काम करिए, आप 1 किलो चीनी ले लीजिए। क्या लीजिए? 1 किलो चीनी। 1 किलो चीनी मतलब कितना ग्राम चीनी? 1000 ग्राम चीनी। 1 किलो चीनी का मतलब कितना किलो चीनी? 1000 ग्राम चीनी। 1000 ग्राम चीनी हमको लेना था, लेकिन हमने जब पहली बार खरीदा दुकानदार, हमने दो दुकानदारों से खरीदा, एक दुकानदार ए है, एक दुकानदार बी है। जब दुकानदार ए से हमने 1 किलो चीनी खरीदा, तो वो हमें 999 ग्राम दिया। कितना दिया? 999 ग्राम। अगली बार जब हमने दुकानदार बी से चीनी खरीदा, ठीक है, तो वो हमें दिया 998 ग्राम। अब ये बताइए, ये हमारा वास्तविक मान है। 1000 ग्राम हमको लेना था, ये हमारा वास्तविक मान है, और ये हमारा प्रायोगिक मान है। प्रायोगिक मतलब जो उसने दिया। ठीक है, अब इन दोनों मानों में कौन सा मान इसके ज्यादा निकट है? कौन सा मान निकट है? ये वाला। यही मान तो ज्यादा निकट है। ये 999 है, ये 998 है, तो ज्यादा निकट इसके यही है। तो यही जो मान वास्तविक मान के ज्यादा निकट होगा वही मान यथार्थता कहलाता है। वही मान क्या कहलाता है? यथार्थता। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या कहता है यथार्थता कि पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जो मापित मान, जो मापित मान, जो मापित मान
वास्तविक वास्तविक मान से से निकटता प्रदर्शित करता है, निकटता प्रदर्शित करता है, यथार्थता कहलाता है। क्या कहलाता है? यथार्थता कहलाता है, कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते थे, वास्तविक मानों से निकटता। ठीक है, वास्तविक मानों से निकटता यथार्थता कहलाता है। आप समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के एक नमूने में, ब्लीचिंग पाउडर के एक नमूने में, एक नमूने में क्लोरीन, क्लोरीन की प्रतिशतता, की प्रतिशतता का वास्तविक मान, प्रतिशतता का वास्तविक मान। क्या लिखा हमने कि ब्लीचिंग पाउडर के एक नमूने में क्लोरीन की प्रतिशतता का वास्तविक मान 30.56% है, या पाया गया है, लिख देते हैं, वास्तविक मान इतना है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन का विश्लेषण या क्लोरीन के नमूने, क्लोरीन के नमूने का विश्लेषण, विश्लेषण दो विधियों से किया गया, दो विधियों से किया गया, जिसमें उसका, जिसमें उसका औसत मान, औसत मान क्रमशः, औसत मान क्रमशः कितना कितना प्राप्त हुआ? 30.78% तथा, या ऐसे लिख देते हैं 30.84% तथा 30.878%, 68% है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिखा। अब हमें समझना है क्या है यथार्थता। हमने अभी आपको क्या बताया कि जो मापित मान वास्तविक मान से निकटता दिखाएगा। जैसे अभी हमने समझाया कि अगर हम 1 किलोग्राम चीनी ले रहे हैं, मतलब 1000 ग्राम चीनी ले रहे हैं, उसमें से एक दुकानदार से हमने जब चीनी लिया तो 999 ग्राम उसने चीनी दिया। दूसरे दुकानदार से जब हमने चीनी लिया तो वो हमको 998 ग्राम चीनी दिया। अब जब हमने दोनों को मापा तो दोनों में से 999 और 998 में से किसका मान उस 1 किलोग्राम चीनी के ज्यादा नजदीक है? 999। तो जो मान 1000 ग्राम चीनी के ज्यादा नजदीक होगा वही उसका यथार्थ मान होगा, मतलब 999 वाला यथार्थ मान है। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं यथार्थता का फॉर्मूला होता है कि हम यथार्थता, यथार्थता बराबर होता है प्रायोगिक, प्रायोगिक औसत मान, प्रायोगिक औसत मान माइनस वास्तविक मान, माइनस क्या होता है? वास्तविक मान। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने यह लिखा है ब्लीचिंग पाउडर के एक नमूने में क्लोरीन की प्रतिशतता, क्लोरीन की प्रतिशतता का वास्तविक मान इतना है। ठीक है, मतलब वास्तविक मान ये दिया है, और इसको दो नमूने से इसका विश्लेषण किया गया जिनमें इनका प्रायोगिक मान, पहले नमूने में प्रायोगिक मान इतना आया, दूसरे में इतना आया। हमें यथार्थता चेक करनी है तो हम लिखेंगे प्रथम विधि से, प्रथम विधि से, प्रथम विधि में, प्रथम विधि में बराबर, प्रथम विधि में क्या हो जाएगा? हम जानते हैं प्रथम विधि में यथार्थता लिख लेते हैं, प्रथम विधि में यथार्थता, प्रथम विधि में यथार्थता का मान कितना आएगा आप बताइए? प्रायोगिक औसत मान माइनस वास्तविक मान। तो पहले विधि कौन सी है? ये वाली। इसमें प्रायोगिक औसत मान कितना है? 30.84 माइनस वास्तविक मान कितना है? इतना 30.56। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? इसका मान घटाओगे तो 2 और 3 32, 0.32% आएगा, 0.32%। ठीक है, सॉरी 0.28% आएगा, 8 14, हाँ सही है।
0.28% आएगा। ऐसे ही दूसरी विधि से लिखेंगे, द्वितीय द्वितीय विधि विधि में यथार्थता। द्वितीय विधि में हम यथार्थता चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्रायोगिक मान कितना है, 30.78 माइनस वास्तविक मान कितना है 30.56 बराबर कितना आएगा, घटाओगे तो 0.22% आएगा। अब ये देखो कौन सा मान सबसे कम है, जो मान सबसे कम होगा ना वही प्रायोगिक मान वास्तविक मान के ज्यादा नजदीक होगा। या ऐसे ही चेक कर सकते हो, ये वाला मान देखो और ये वाला मान देखो, इन दोनों में देखो कौन सा मान इसके ज्यादा करीब है। जो मान इसके ज्यादा करीब होगा वही परिशुद्ध होगा, सॉरी वही यथार्थ होगा, ठीक है। जो करीब नहीं होगा वो यथार्थ नहीं होगा। या ऐसे कह सकते हो कि इन दोनों में से जिसका अंतर सबसे कम आएगा वही क्या होगा, इसके ज्यादा नजदीक होगा, वही मान क्या होगा, हमारा यथार्थ होगा, ठीक है। तो द्वितीय विधि यथार्थ है। ये क्या है, यथार्थ है, यथार्थता प्रकट करता है, प्रकट करता है। ये क्या प्रकट कर रहा है, यथार्थता। द्वितीय विधि वाला क्या कर रहा है, यथार्थता प्रकट कर रहा है। प्रथम विधि वाले नहीं करेगा क्योंकि इसका अंतर ज्यादा आया है। हमने यहाँ लिखा है यथार्थता का मतलब क्या है, जो मापित मान वास्तविक मान के ज्यादा निकट हो। तो कौन सा मापित मान वास्तविक मान के ज्यादा निकट होगा, जिसका अंतर कम होगा। तो इसका अंतर कम है, ये ज्यादा निकट होगा, इसलिए ये यथार्थता दिखाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं परिशुद्धता। अगला क्या है, परिशुद्धता। परिशुद्धता, ठीक है, परिशुद्धता अगला समझते हैं। अब देखिए परिशुद्धता क्या होता है, पर यहाँ क्या है कि जो मापित मान वास्तविक मान के ज्यादा निकट हो, ठीक है। परिशुद्धता क्या होता है, मापित मान के जो ज्यादा निकट हो। क्या, मापित मापित मानों में निकटता या समीपता लिख देते हैं। मापित मानों में समीपता क्या कहलाता है, परिशुद्धता कहलाता है। बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा, ठीक है, काफी इजी बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को याद करने में काफी आसानी हो। मापित मानों में समीपता परिशुद्धता कहलाता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसमें लिखे हो कि मापित मान जो वास्तविक मान के ज्यादा करीब होगा। इसमें क्या है, ऐसा मापित मान जो मापित मान के ही करीब होगा वो एक दूसरे के ज्यादा परिशुद्ध होंगे। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास ए है और बी है, एक लड़का है ए, छात्र ए, दो छात्र हैं, छात्र ए और छात्र बी, ठीक है। छात्र ए और छात्र बी दो छात्र हैं। छात्र ए ने किसी किसी वस्तु को एक बार मापा। छात्र ए ने किसी वस्तु को या मान लो इस मार्कर को, छात्र ए ने इस मार्कर का एक बार वजन किया तो छात्र ए ने पाया 50 ग्राम पहली बार जब इसने मापा। कितना ग्राम पाया, 50। और बी ने जब इसको मापा तो 55 ग्राम पाया, ठीक है, ठीक है। फिर छात्र ए ने अगली बार मापा, तीन तीन बार मापेंगे, ठीक है। ये दोनों ही क्या करेंगे, तीन तीन बार मापेंगे, क्योंकि एक बार जब इसने मापा होगा तो सोचा हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती हो गई हो, क्योंकि इसका इतना आ रहा मेरा इतना आ रहा, एक बार लाओ और माप ले। बात समझ में आ रहा है। तो एक बार इसने मापा तो 50 ग्राम पा गया, ये एक बार मापा तो 55 ग्राम आया। फिर इसने दोबारा इसको मापा, ए ने फिर इसको दोबारा मापा तो 50.2 ग्राम पा गया, ठीक है। और इसने इसको मापा तो 53 ग्राम पाया। कितना ग्राम पाया, 53 ग्राम। फिर क्या हुआ, फिर एक बार और मापे दोनों लोगों ने, फिर इस मार्कर को एक एक बार और मापा। तो इसने मापा जब, तो सॉरी यहाँ 55 नहीं 50 मैंने बोला है। फिर इसने एक बार और मापा तो ये इसने पाया कि ये मार्कर का जो वजन है या जो द्रव्यमान है वो कितना आ गया, 51 ग्राम आ गया इस बार, ठीक है। और इसने जब मापा तो इसका आ गया 54 ग्राम। कितना ग्राम, 54 ग्राम। ये हो गया, ये तीन बार इन दोनों ने माप लिया। अब देखिए ये मापित मान है, ये तीनों ही क्या है, ए के लिए ये तीनों ही मापित मान है, बी के लिए ये तीनों ही मापित मान है। अब आप चेक करेंगे कि कौन सा मापित मान एक दूसरे के ज्यादा करीब लग रहा है, मतलब किसका अंतर सबसे कम है। 50 से 50.2 सबसे कम है अंतर। फिर 50.2 से 51 अंतर कम है। 50 से 53 दो का अंतर है, दो का, यहाँ अंतर बहुत कम है। 53 से 54 एक का अंतर है। कितने का अंतर है, एक का। मतलब इन जो मापित मान है, बी द्वारा मापा गया जो मान है इसमें अंतर ज्यादा है, समझ में आ रहा है। और ए द्वारा जो मापित मान है इसमें अंतर कम है।
तो किसका मान ज्यादा मापित मानों में निकटता प्रदर्शित कर रहा है? ए वाला। ए वाला इनके मापित मानों में ज्यादा निकटता को दिखा रहा है, मतलब ये इसके ज्यादा करीब है एक दूसरे के, ठीक है, ए के मापन में। जबकि बी के मापन में करीब नहीं है, निकटता नहीं है, थोड़ा दूर दूर है ए की अपेक्षा। तो ए वाला जो मापा है, ए वाला मापन क्या होगा? ये वाला मापन हमारा परिशुद्ध होगा, ठीक है। यही होती है परिशुद्धता। परिशुद्धता का मतलब है मापित मानों में समीपता। ये जो मापित मान है इसमें समीपता देख लो कि कौन कितना किसके समीप है। जो ज्यादा समीप होगा वही परिशुद्ध होगा, जो समीप नहीं होगा वो परिशुद्ध नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब आगे देखिए, इसके बाद आप लिख लेंगे इसको। आगे हम समझते हैं, इसके बाद हमें समझना है सार्थक अंक के बारे में, ठीक है। कौन सा अंक है? सार्थक अंक। समझते हैं, लिखते हैं पहले सार्थक अंक। सार्थक अंक, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, फिगर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंक, सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं, वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हो, सार्थक अंक कहलाते हैं। ज्ञात हो, सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से क्या हो, ज्ञात हो, क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। अब सार्थक अंक जो है हमें क्या निकालना होता है? जो हमारे पेपर में आता है ना, सार्थक अंक पूछता है कि संख्या दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, ठीक है। तो हमें अब समझना है सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, ठीक है। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, नियम समझते हैं। नियम, सार्थक अंकों का नियम। नियम क्या है? रूल, ठीक है। अब रूल क्या कह रहा है? इसके 4 रूल हैं मुख्यतः। तो पहला रूल क्या कहता है कि सार्थक अंक कौन होगा? पहला रूल हमें ये पता करना है कि कौन सार्थक अंक होगा। तो पहला नियम या पहला रूल ये कहता है कि सभी गैर शून्य अंक, सभी गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। सभी गैर शून्य अंक कैसे होते हैं? सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ जैसे लिख रहा हूं, यहाँ देखिए, जैसे जैसे 285 सेंटीमीटर लिख दूं, ठीक है। 285 में कोई शून्य अंक है नहीं, तो ये बिना शून्य अंकों का अंक है, मतलब इसे कहते हैं गैर शून्य अंक। तो जितने भी अंक होंगे वो सार्थक हो जाएंगे। तो इसने में कितने सार्थक अंक? में 3 सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक हैं? 3, ठीक है। तो सभी गैर शून्य अंक जो होंगे वो सार्थक अंक होंगे। ऐसा मैं लिख दूं 2.5 मीटर लिख दूं, तो इतने में कितने सार्थक अंक? 2 सार्थक अंक, 2 सार्थक अंक। समझ में आ गया होगा। सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। दूसरा है, दूसरा क्या है कि प्रथम गैर शून्य अंक से पहले, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य अंक, शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य अंक। जैसे प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य अंक का मतलब है कि मान लीजिए रखा है, लिखा है 0.025,
ठीक है। तो ये देखिए, ये प्रथम गैर शून्य अंक है। गैर शून्य अंक मतलब इनमें शून्य नहीं है। अब इसके पहले जो भी शून्य अंक आएंगे वो सार्थक नहीं होंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई पूछे इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो मैं लिख दूं में दो सार्थक अंक, दो सार्थक अंक। ठीक है, ये गैर शून्य अंक का मतलब है कि जिसमें शून्य नहीं हो, तो ये दोनों गैर शून्य अंक है। इसके आगे अगर शून्य अंक आएगा तो वो सार्थक नहीं होगा। यहाँ लिखा है कि प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते, तो ये पहले आने वाले शून्य अंक है। ठीक है, ये सार्थक नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? अब आगे एक और बता दें, या तो आपको दिक्कत हो, जैसे लिखा है 0.005 लिखा है, तो ये गैर शून्य अंक है, इसके पहले आने वाले ये शून्य अंक है, ये सार्थक नहीं होंगे। तो इसमें एक सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक हैं? एक सार्थक अंक, एक सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक, केवल एक सार्थक अंक इसमें होगा। मुझे पता है ये जो मेरा बोर्ड है ना, यहाँ थोड़ा सा लाइट करता है, तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा इस जगह, तो फिर मैं पहले लिखूं तभी आप लोग लिख लिया करिए। थोड़ी समस्या है, बोर्ड आ जाएगा कुछ दिन में। आगे देखिए 2 और 3, तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि दो गैर शून्य अंकों के मध्य, दो गैर शून्य अंकों के मध्य, अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य अंक, सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, कह रहा है दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे गैर शून्य अंक, दो गैर शून्य अंक के बीच, ठीक है, गैर शून्य अंक का मतलब इसे 2 है, एक 0 है और एक 5 आ गया, ये गैर शून्य अंक है, ये भी गैर शून्य अंक है। अब इसके बीच में कोई अगर शून्य अंक आ जाएगा तो वो सार्थक अंक होगा। मतलब इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3। कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक। ठीक है, 3 सार्थक अंक। या ऐसे लिखा हो, दशमलव दशमलव लगा हो, 2.005, तो ये गैर शून्य अंक है, इसके बीच में कोई शून्य अंक आएगा तो सार्थक अंक होगा। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 4। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो लिख रहे हैं 4, 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक। ठीक है, ये हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल ये कहता है, चौथा नंबर 4 नंबर रूल ये कहता है कि जो दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर या अंत में आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, दशमलव के दाईं ओर या अंत में आने वाले सभी शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अब क्या है, नियम यह है कि, क्या कह सकते हो कि बस नियम यह है कि, नियम यह है कि शून्य अंक दशमलव के दाईं ओर हो, दशमलव के दाईं ओर हो। ठीक है, कैसे हो? दशमलव के दाईं ओर हो। जैसे देखिए मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा कि 0.25 ठीक है, अब ये दशमलव लगा है, दशमलव, यहाँ दशमलव लगा है ना, दशमलव के दाईं ओर या अंत में आ रहे हैं या दशमलव के दाहिने तरफ आ रहे हैं, तो दशमलव के दाईं ओर हो या अंत में हो, सभी शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। नियम यह है कि शून्य अंक दशमलव के दाईं ओर हो, बस दशमलव के दाईं ओर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये देखो दशमलव लगा है, इसके दाहिने तरफ शून्य अंक लगा है या अंत में लगा है,
तो जब दशमलव के दाहिनी तरफ आएंगे या अंत में आएंगे तो सभी जो होंगे शून्य अंक होंगे वो सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक है? दो दो चार, चार सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक? सार्थक अंक, चार सार्थक अंक। समझ में आया होगा? दशमलव के दाहिने तरफ आएंगे या अंत में आएंगे? अंत में तो वो शून्य अंक सार्थक अंक बन जाएंगे। अगला मैं लिख दूं ऐसे, 1 और डबल जीरो। अब यहाँ आगे कोई दशमलव नहीं लगा है, दशमलव नहीं लगा है, अंत में तो आ रहे हैं लेकिन कोई दशमलव नहीं लगा है। अगर दशमलव लगा होता, मान लो यहाँ 0.11 करके होता, तो तीन सार्थक अंक इसमें है। दशमलव लगा है और अंत में दो जीरो आ रहे हैं तो इसमें तीन सार्थक अंक, तीन सार्थक अंक। ठीक है, कितने सार्थक अंक? तीन। लेकिन अगर ऐसे लिखा है 1 और डबल जीरो, इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ दशमलव लगा ही नहीं है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? केवल एक सार्थक अंक। कितना सार्थक अंक होगा? एक। समझ में आ रहा है क्यों एक सार्थक अंक हुआ? क्योंकि दशमलव नहीं लगा है, इसलिए डबल जीरो सार्थक अंक में नहीं काउंट किया जाएगा, केवल एक अंक ही होगा, एक सार्थक अंक। समझ में आया होगा? अब आप इसको लिखेंगे। ठीक है, लास्ट एक रूल क्या कहता है? पांचवा रूल कहता है कि नितांत यथार्थपरक, नितांत यथार्थपरक अंकों में अनंत सार्थक अंक होते हैं। नितांत यथार्थपरक संख्याओं में, लिख देते हैं, नितांत यथार्थपरक संख्याओं में अनंत सार्थक अंक होते हैं। अनंत सार्थक अंक होते हैं, अंक होते हैं। ठीक है, अब जैसे, इसका क्या मतलब है? इसको लिख देते हैं जैसे, जैसे यहाँ लिख रहे हैं, जैसे लिखा है कि दो गेंद, क्या लिखा है? दो गेंद। ये नितांत यथार्थपरक संख्याएं हैं, इसमें अनंत सार्थक अंक होंगे। चार चार बैट लिख दो, दो गेंद, चार बैट, पांच कलम। ठीक है, पांच पेन लिख देते हैं, चार पेन लिख देते हैं। इसमें सार्थक अंकों की कोई संख्या पूछे तो अनंत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अनंत। ठीक है, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? अनंत। तो नितांत यथार्थपरक जो संख्याएं होती हैं उनमें सार्थक अंकों की संख्या कैसी, कितनी होती है? अनंत होती है। अब इस रूल को आप क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि सार्थक अंकों का प्रयोग, गणितीय प्रयोग क्या होता है, कि सार्थक अंक का हम कहाँ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मतलब सार्थक अंकों का जोड़, सार्थक अंकों का घटाना, ये रूल इसी के आधार पर हमें समझना है। देखते हैं क्या है ये, क्या समझेंगे? गणितीय गणनाओं में सार्थक अंक, गणितीय गणनाओं में सार्थक अंक का प्रयोग, सार्थक अंक का प्रयोग, गणितीय गणनाओं में सार्थक अंक का प्रयोग। ठीक है, अब हम सार्थक अंक का प्रयोग देखेंगे गणितीय गणनाओं में कि कहाँ कहाँ सार्थक अंक का प्रयोग होता है गणितीय गणनाओं में। तो सबसे पहले समझेंगे जोड़ व घटाव में। एक नंबर क्या है? जोड़ व घटाव में, जोड़ व घटाव में सार्थक अंक कैसे प्रयोग होता है? सबसे पहला है प्रश्न, इसमें नंबर 1 है कि 25.45 सेमी, ठीक है, 25.45 सेमी तथा 35.321 सेमी का योग, सेमी का योग जोड़ हम पहले समझ रहे हैं। ठीक है, सार्थक अंकों का जोड़। तो सिंपली हम पहले क्या लिखते हैं? ऐसे इसको ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको आगे लिखो चाहे इसको आगे लिखो, जो तुम्हारा मन करे। तो इधर लिखेंगे 25.45 और इधर क्या हो जाएगा? 35.321। ऐसे हम जोड़ते हैं ना LKG UKG में, तो यही जोड़ना सिखाया जा रहा है। एक दो में जोड़ते हैं, एक का एक ही हो जाएगा, 5 2 7, 4 3 7, 10.5 5 10, 3 2 5 और 6, इतना सेमी आ गया। ठीक है, ये भी सेमी में है और ये भी क्या है? सेमी में ही था। बात समझ में आ रहा है? तो सार्थक अंकों का जोड़ ऐसे हमने सिंपली जोड़ लिया, हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब रूल क्या कहता है सार्थक अंकों के जोड़ में? रूल ये कहता है ना कि अगर
अगर हम देखो राउंडिंग ऑफ नहीं बताए हैं, राउंड ऑफ होता है। राउंड ऑफ मतलब संख्याओं को पूर्णांकित करना। संख्याओं को क्या करना? पूर्णांकित करना। क्या करना? पूर्णांकित करना। पूर्णांकित करने का रूल ये कहता है, अगर कोई संख्या यहाँ एक अंक है, ठीक है, अगर कोई संख्या जो 5 है, 5 से बड़ी हो, किसी भी संख्या के लास्ट में दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या है जो 5 से बड़ी हो, तो उसके आगे हम एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 7 जो है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 7 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए 7, इस 7 में एक जोड़ के 8 कर देंगे। समझ में आ रहा है? या इसको ऐसा ही रहने देते हैं? समझिए, सार्थक अंकों का रूल ये कहता है ना कि जितने भी इसमें चेक करना होता है कि कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, सबसे कम सार्थक अंक किसमें है? तो इसमें देखो कितने सार्थक अंक, 2 2 4, इसमें कितने, 3 2 5। कम सार्थक अंक कितने हैं? 4। तो हमें जो आंसर लाना है ना, वो 4 सार्थक अंकों में ही लाना है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो इतना आया है, लेकिन हमें जानते हैं सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। कितने? सबसे कम सार्थक अंक किसमें है? 4। ठीक है, 4 सार्थक अंक है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो 4 ही सार्थक अंकों में आएगा, उससे ज्यादा नहीं लाना है हमको। तो 4 सार्थक अंक कहाँ तक जाएंगे? 60.7 और 7। ठीक है, यही इतना सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? एक को छोड़ देंगे, एक को छोड़ देंगे। समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए, घटाना समझते हैं नंबर 2। ऐसे अब जोड़ लेंगे। ठीक है, हमने एक बताया, आप कई भी कर सकते हैं। घटाना समझते हैं, इसी को अगर हम घटाने के रूप में या किसी दूसरे को लेते हैं, चलिए देखो, 3.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर तथा 2.853 एक सेमी का अंतर। सेमी का अंतर, कितने का अंतर निकालना है? ठीक है, क्या निकालना है? अंतर। अब अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? पता है, ऊपर नीचे लिख लो। 3 लिखो, 5 लिखो, कुछ नहीं है तो 0 भी बढ़ा सकते हो। इधर लिखो 2.853 और 1, यहाँ भी 0 बढ़ा लो। घटाओ, यहाँ घटाना है, यहाँ जोड़ना था। ठीक है, घटाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं तो 10, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, यहाँ कितना था? 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितना है? 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ कितना है? हाँ है 4, तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा 6, 8 6 14। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? दशमलव, 0 दशमलव, कितना हो जाएगा? 0.6469, इतना आंसर आ गया। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। हमने क्या कहा? रूल क्या कहता है? हमें चेक करना होता है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, इसमें सबसे कम सार्थक अंक किसका है? तो इसमें सार्थक अंक इसमें सबसे कम है, कितने हैं? 2। कितने सार्थक अंक है? 2। तो आंसर भी 2 ही सार्थक अंकों में आएगा। कितने सार्थक अंकों में आएगा? 2। तो यहाँ 2 सार्थक अंक कितने हैं? 0.64। ठीक है, 2 ही अंक तो ले जाओगे। इसमें 4 सार्थक अंक हैं, 6 4 6 9, लेकिन हमें 2 ही सार्थक अंकों तक ले जाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.64 हमारा इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। हमने कहा था राउंडिंग ऑफ होता है। ठीक है, 4 के बाद 6 है, 5 से बड़ा है, तो 6 5 भी इसको लिख सकते हो, 0.65 भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, सही है, 4 भी सही है, 5 भी सही है। तो यही 2 ही सार्थक अंकों में हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हो गया इतना। इसके बाद हमें समझना है सार्थक अंकों का गुणा। गुणा या भाग, गुणा या क्या समझना है? भाग। ठीक है, जैसे गुणा करोगे सेम वैसे भाग होगा, कुछ नहीं अंतर है। ठीक है, जैसे लिखा है किताब, किताब की लंबाई व चौड़ाई दी गई है। ठीक है, किसी किताब की लंबाई व चौड़ाई दी गई है। किताब की लंबाई बराबर 6.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई 5.1 2 3 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और किताब क्या है? किताब हमारा आयत, किताब क्या है? आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दूं? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई कितनी है? 6.2 गुणे चौड़ाई 5.1232। ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सॉरी सेम ही लिखना था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इतनी बड़ी संख्या है, हमें इसको गुणा करना है। ठीक है, तो आप इसको गुणा करके देखेंगे, 6.2 और कितना है? 5, 5.1 2 3 2, गुणा करोगे 2 दुआएं 4, 3 दुआएं 6, 2 दुआएं 4, 2 एकम 2, 5 दुआएं 10, 6 दुआएं 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 19, 6 दुआएं 12 13, 6 कम 6 7,
6 बचे 30, जोड़ो, इसका 4 हो जाएगा, इसका यहाँ लिख दे रहा हूँ 4, 8, 9 4 13 3, 4 8 9 4 13 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 7 7 का 7 होगा, 1 और 3 इतना आएगा, और 2 2 4 1 5 इनके बाद दशमलव 1 2 3 4 5 यहाँ 31 दशमलव कितना आ गया, 31.76, जो भी हमारा आ रहा है 31.7638 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, हमने क्या कहा, चेक करना होता है कि सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम है, कितनी है, 2 है, तो आंसर भी हमारा 2 ही सार्थक अंकों में आएगा, अर्थात आंसर कितना आ गया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 31 सेंटीमीटर स्क्वायर, 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से सार्थक अंकों का जोड़ घटाना और गुणा भाग कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।